हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। मैं हूं आपके साथ आपकी बायोलॉजी की टीचर संयुक्ता सिंह। आज हम जो है एमपीपीएनएसटी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ऑन इसेंटियल मटेरियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त के थक्के के लिए आवश्यक खनिज कौन सा होता है। इसके ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कैल्शियम। सेकंड है मैग्नीशियम। सी है पोटेशियम एंड डी है सोडियम। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स कीजिए कि रक्त के थक्का बनने के लिए हमें कौन से खनिज की आवश्यकता होती है। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए आप सभी। एक्चुअली अभी हम इसमें देख सकते हैं कि जो ब्लड होता है ना, उसमें मुख्यतः कितने खनिज पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें पता है आयरन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है? तो कैल्शियम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होता है। एंड कैल्शियम के बाद क्या होता है? पोटेशियम प्रेजेंट होता है। पोटेशियम। एंड पोटेशियम के बाद क्या होता है? सोडियम। और क्या होता है? सोडियम होता है और एक क्लोराइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्लोराइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है उसमें इतने जो है खनिज पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। आयरन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है और क्लोराइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो आयरन का काम जो होता है, आयरन आयरन का वर्क क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है, हीमोग्लोबिन जिस जो कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाने का काम करता है, वो इस हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? तो आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कैल्शियम जो होता है, ये कैल्शियम कैल्शियम जो है, जो ब्लड होता है कैल्शियम में है, ये खनिज की हेल्प से क्या होता है, हमारे ब्लड में क्लोटिंग बनता है, मतलब रक्त के थक्का जमने में हम ब्लड की हेल्प करता है। कौन करता है? तो कैल्शियम करता है। एंड पोटेशियम, हम कह सकते हैं पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड। तो फिर इन तीनों का काम क्या है? अब क्वेश्चन आता है ना कि इनका तो काम हो गया दोनों का, अब इन तीनों का एक ही काम होता है। क्या होता है? इन तीनों का एक ही काम है, ये जो ब्लड होता है उसको तरल बनाए रखना। मतलब कि उस जो भी हमारा ब्लड हुआ उसको मेंटेन रखना कि वो ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही ज़्यादा पतला हो। मतलब कि एक सामान्य अनुपात में, मतलब कि जो उसका लिक्विड फॉर्म होना चाहिए उतना ही होना उसमें कि कौन हेल्प करता है? तो पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड हेल्प करता है। कौन कौन करता है? पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड हेल्प करता है। एंड हम आगे जाने थोड़ा सा ब्लड के बारे में। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है ब्लड का पीएच मान? 7.4 होता है, जो कि थोड़ा सा क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, यदि इसके बारे में जाने तो ब्लड में क्या क्या होता है आपको पता है? ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी प्रेजेंट होता है। आरबीसी प्रेजेंट होता है कि नहीं? आरबीसी प्रेजेंट होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या प्रेजेंट होता है? डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, जिसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल। क्या कहते हैं उसे? वाइट ब्लड सेल। और क्या प्रेजेंट होता है? तो और इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ना। और इसमें जो परसेंटेज होता है इन सभी का जो परसेंटेज है 45% होता है। 45% होता है ब्लड में। ठीक है, इसका परसेंटेज जो होता है ब्लड में 45% होता है ना। तो 55% क्या होता है? तो 55% जो होता है वो क्या होता है? सॉरी, प्लाज्मा नहीं है, प्लेटलेट्स होगा। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है,
प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होता है। एंड जो 55% जो परसेंट है ब्लड में वो क्या होता है, प्लाज्मा। क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक खनिज क्या होता है, तो अभी हमने सबको एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। तो उसमें हमने क्या बताया, जो कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम खनिज जो होता है, मिनरल होता है, कैल्शियम मिनरल जो होता है वो होता है रक्त के थक्का बनने में उसका हेल्प करता है। क्या करता है, रक्त के थक्का बनने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम इसे अब पढ़ते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कीटोन बॉडीज आर सिंथेस क्या है, कीटोन बॉडी आर सिंथेसाइज्ड, मतलब कीटोन बॉडी का संश्लेषित होती है, मतलब हमारी जो कीटोन बॉडी है वो कहाँ कैसे संश्लेषित होती है। तो क्या इसके ऑप्शन है, फॉर असेंटली कोएंजाइम, या है कोलेस्ट्रॉल, या है फास्फोलिपिड, एंड डी है फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड से। मतलब ये किसके द्वारा होता है, तो चलिए बताइए किसके द्वारा होता है, कमेंट्स कीजिए। आपको पता है कीटोन बॉडीज जो है, कीटोन बॉडी को हम काइटोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काइटोजेनेसिस। इसको एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं काइटोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है, जो हमारा लीवर होता है उसमें फैटी एसिड से कीटोन बॉडीज का जो बनने की प्रोसेस होती है उसे हम कहेंगे कीटोन बॉडी संश्लेषित, ठीक है। ये क्या होता है, जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है। अब शुगर लेवल कम कब हो जाता है, जब हम भूखमरी के दौरान भी हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। और कब होता है, जब हम फास्ट रखते हैं, जब हम उपवास रखते हैं तब भी हमारी बॉडी का जो होता है शुगर लेवल कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या होता है ना कि यदि रक्त इसका जो मात्रा है यदि कम हो जाए, इसकी मात्रा जो है यदि कम हो जाए तो हमारा जो रक्त है, जो हमारा ब्लड है वो अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय होता है। अभी हमने देखा कि हमारा जो ब्लड होता है क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, बेस होता है, क्षारीय, क्या होता है, क्षारीय होता है। अभी हमने पढ़ा ना, क्षारीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये क्षारीय होता है, तो यदि हमारा ब्लड अम्लीय हो जाए तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए इसका जो है इसका मेंटेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जो कि ऑप्शन जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि कीटोन बॉडीज है वो संश्लेषित कैसे कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाता है ए। इसका आंसर हो जाता है ए, फ्रॉम एसिटाइल को एंजाइम ए से। किससे होता है, एसिटाइल को एंजाइम से। किससे हो जाता है, एसिटाइल को एंजाइम ए से। क्लियर है, बताइए क्लियर है तो बोलिए, क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 3rd नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज आल्सो कॉल्ड कॉलर बोन्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि है जिसे हम कॉलर बोन्स भी कहते हैं। जिसके ऑप्शंस है क्लेविकल बोन्स, बी है स्केपुला बोन्स, एंड 3rd है रेडियस बोन्स, या 4th है हमरस बोन्स। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए कि हम किस बोन्स को कॉलर बोन्स कहते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स कीजिए कि कॉलर बोन्स किसे कहते हैं। देखिए कमेंट्स करते रहिए, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। हमें तभी तो पता चलेगा आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए कमेंट्स करते रहिए। तो देखिए हमरस जो होता है
ये जो बोन्स होता है ना, ये हमारे कंधे पे होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे कंधे पे ये बोन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो रेडियस होता है, रेडियस जो होता है, ये जो हमारा हैंड हो गया, यहाँ पे दो बोन्स होते हैं। इसको रेडियस बोन्स कहते हैं, इसे अल्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अल्ना कहते हैं, इसे रेडियस बोन्स कहते हैं। तो रेडियस बोन्स कहाँ हो गया? हमारे हाथ की जो अंगूठे की तरफ की जो बोन्स है, इसे हम कहेंगे रेडियस बोन्स। ठीक है, समझ में आया रेडियस बोन्स क्या है? फिर जो है इसके पुला जो होता है, ये बोन्स कहाँ होती है? तो इसके पुला जो बोन्स होती है, ये हमारे पीछे के साइड, ये जो हमारा कंधा है, इसके यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारा जो पीछे का कंधा होता है, उसके यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कौन सी बोन्स होती है? इसके पुला बोन्स होती है। और ये क्लेविकल बोन जो है, हमारे क्लेविकल बोन, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे ये उभरी हुई बोन्स है ना हमारे, ये यहाँ पे, इसी को कहते हैं क्लेविकल बोन्स। क्या कहते हैं? क्लेविकल बोन्स कहते हैं। ठीक है, और इसे ही हम कॉलर बोन्स कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉलर बोन्स कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है इसे ही हम ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं। पता है इसे क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन्स। अब आप कहोगे कि इसे ब्यूटी बोन्स क्यों कहते हैं, है ना? ये क्वेश्चन माइंड में आया कि इसे ब्यूटी बोन्स क्यों कहते हैं। एक्चुअली इसे ब्यूटी बोन्स इसलिए कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों में यदि ये बोन्स दिखाई देते हैं, लड़कियों में यदि ये बोन्स दिखाई देते हैं, तो वो उनकी सुंदरता को बढ़ाता है। क्या करता है? उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। मेरे तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जिनके भी दिखते हैं तो वो उनकी सुंदरता को बढ़ाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो ज्वेलरी के एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं, उसमें ऐसे मॉडल्स को हायर किया जाता है जो कि नेकलेस पहनने के बाद वो जो बोन्स है, जो कॉलर बोन्स है, वो उनकी दिखाई दे। वो क्या होता है, ऐसा उनका मानना होता है कि जब ये बोन्स दिखाई देते हैं तो वो जो गहने पहनते हैं, जो वो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए, बॉयज के लिए नहीं है कि हाँ आपके दिख रहे तो पता है लड़कों का अगर दिखेगा तो क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे कि उस वो कुपोषित है। क्या कहेंगे उन्हें? कि वो कुपोषित है। ठीक है, तो क्लियर है कि कॉलर बोन्स किसे कहेंगे? कॉलर बोन्स को ही क्लेविकल बोन्स भी कहते हैं, और इसे ही ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे ही ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th नंबर का क्वेश्चन। पहले पढ़ लेते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला क्या आ रहा है? नो अटैचमेंट आर फाउंड इन द फर्स्ट 10 रिब्स, पहली 10 पसलियों में कोई अटैचमेंट नहीं पाया जाता है। एंड बी कह रहा है द फर्स्ट 10 रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम विल द लास्ट 2 आर फ्री, यानी 10 पसलियों स्टर्नम से जुड़ी रहती है जबकि अंतिम की 2 स्वतंत्र होती है। ठीक है, एंड थर्ड जो कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है? द फर्स्ट 2 रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम विल द लास्ट 10 आर नॉट, जो पहले की 2 पसलियां हैं स्टेनम से जुड़ी रहती है जबकि अंतिम की नहीं। ठीक है, एंड लास्ट कह रहा है ऑल द 12 पेयर्स और रिब्स रिमाइन अटैच्ड टू द स्टेनम, पहले की जो पसलियां हैं स्टेनम से जुड़ी रहती है जबकि अंतिम की 10 की नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए इस ऑप्शन को पढ़िए और इसको अच्छे से आंसर दीजिए। चलिए कमेंट्स कीजिए इसके। वैसे आपको पता तो है ना कि हमारे अंदर कितनी पसलियां होती है? हमारे अंदर 12 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल 24 होते हैं, जिसमें से 22 जो होता है, 22 पसलियां जो होती है स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। क्या होती है? 22 जो होती है वो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। एंड जो लास्ट की 2 होती है वो पता है ऐसी बस रहती है, मतलब कि ये स्टेनम से जुड़ी हुई नहीं होती है, ये जुड़ी हुई नहीं रहती है। ठीक है,
तो हमारा जैसे कि क्वेश्चन ही कह रहा था कि कौन सी जुड़ी हुई नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 पसलियों के स्टर्नम में जुड़ी रहती है, मतलब कि the first 10 ribs are attached to the sternum while the last 2 are free। मतलब कि दो जो होती है, मतलब 20 जो होते हैं वो तो जुड़े होते हैं किससे? स्टर्नम से। एंड लास्ट की जो दो होती है, जो कि कहेंगे 21, 22 और 23, 24, जो कि होती है वो पसली और स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती है। क्या होती है? स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती है। क्लियर है ये? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि 5वें नंबर का क्वेश्चन है। और ये क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन्स ऑफ द अपर लिप्स। मतलब कि कौन सी बोन्स है जो ऊपर की बोन्स नहीं है, जिसमें से ऑप्शन है ह्यूमरस, सेकंड है रेडियस, फिर है फिबुला और देन है अल्ना। जिसमें से हमने अभी कुछ टाइम पहले ही इन तीनों के बारे में जाना था। याद है? क्वेश्चन अच्छे से देख रहे हो वीडियो? बताओ। अभी हमने इन तीनों के बारे में जाना था, जिसमें से ह्यूमरस है वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे ये बोन्स होते हैं? तो हमारे कंधे पे, हमारे शोल्डर के पास ये बोन्स होते हैं। ठीक है। रेडियस एंड एल्ना का होता है, तो ये हो गया हमारे अंगूठे की तरफ, ये हो गया रेडियस, एंड छोटी उंगली की तरफ जो नीचे हो गया ये क्या हो गया? एल्ना। क्या हो गया? अल्ना। अब ये है फिबुला कहाँ होता है? तो ये तीनों तो हो गए ऊपर के, मतलब कि हमारे ऊपर के बोन्स हो गई, है ना। और ये फिबुला जो होता है ना, ये हमारे पैर में प्रेजेंट होता है, हमारे पैर में प्रेजेंट होता है। जैसे हम अगर इसको स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो ऐसा हम कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे फीमर। क्या कहेंगे? फीमर। ठीक है। इसे हम कहते हैं टिबिया। क्या कहते हैं? टिबिया। ठीक है। और यहाँ पे जो एक पतली सी है इसे हम कहेंगे फेबुला। क्या कहेंगे? फेबुला। और यहाँ पे जो जॉइंट जो होता है जो इनको जोड़ता है उसको कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये कौन सी बोन्स होगी? फेबुला जो बोन्स है वो कहाँ की बोन्स होती है? पैर की निचली बोन्स होती है। और आपको पता है फेबुला जो बोन्स होती है ये हमारी बॉडी की सबसे पतली बोन्स होती है, सबसे पतली बोन्स होती है। क्या होती है? सबसे पतली हड्डी होती है, यानी सबसे पतली बोन्स होती है। ठीक है। और ये जो फीमर है, अगर इसी से हम और क्वेश्चन को देख लेते हैं, इससे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से फीमर जो होती है ये सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे बॉडी की, यानी नीचे की जो है सबसे लंबी बॉडी होती है और सबसे मजबूत भी होती है, सबसे लंबी भी होती है एंड सबसे मजबूत भी होती है। और ये जो टिबिया होता है ये क्या होती है? ये हमारे बॉडी की जो सबसे चमकीली बोन्स है, जबसे शाइनिंग बोन्स है वो कौन सी होती है? टिबिया होती है। क्या होती है? टिबिया होती है। क्लियर है? यहीं से हमें 2-3 क्वेश्चन मिल गए, है ना। 3 क्वेश्चन मिल गए, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो आप क्या करिए, अपने साथ जब भी आप क्वेश्चंस देखते हो तो अपने साथ एक नोटबुक रखिए। जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं वो उसे आप नोट डाउन करो। इसकी हेल्प से क्या होता है ना, आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पहले इसको तो पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा था कि निम्न में से कौन सी है जो ऊपरी अंग की अस्थि नहीं है? तो ऊपरी अंग की अस्थि कौन सी नहीं है? अभी हमने बताया ये तीनों कहाँ की? ऊपरी अंग की है। एंड फेबुला जो हो गया हमारी पैर की अस्थि है, यानी कि हमारे लेग बोन है। तो लेग की बोन से तो क्या क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें नंबर का, वो क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़िए। हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वन। मतलब कि हृदय की ध्वनि है किसके द्वारा उत्पादित होती है? जिसके ऑप्शन है
ड्यू टू क्लोजर ऑफ द हार्ट वॉल्स, यानी कि हृदय कपाटों के बंद होने से। एंड बी है बाय द कंट्रक्शन ऑफ द आर्टरी, मतलब कि आलिंद के संकुचन के द्वारा। या थर्ड है बाय कंट्रक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी नीलों के संकुचन के द्वारा। एंड फोर्थ हो जाता है बाय एसेनोइड, मतलब क्या है, एसेनोइड के द्वारा। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका कमेंट्स करिए कि ये किसके द्वारा है जिसके हार्ट से आवाज आती है। हार्ट से आवाज आती है ये तो पता है ना, कैसी आती है, कैसी आती है आवाज, आप बताओ, कमेंट्स कीजिए, बताइए किस टाइप की आवाज आपको आती है, कैसी आती है। हृदय से जो, हार्ट से जो आती है, लव डव की आती है। क्या आती है, लव और डव की। क्या आती है, लव एंड डब की। फिर इसमें ये आ जाता है कि लव एंड डब की तो आ रहे हैं, तो ये किसकी वजह से आ रहा है, एक क्वेश्चन बन रहा है ना कि किसकी वजह से लव डब की आवाज आ रही है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो है हमारे हार्ट में 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने वॉल प्रेजेंट होते हैं, 4 वॉल्स। उसमें से कौन कौन से हैं, पहला आ जाता है मिट्रल वॉल, क्या हो जाता है, मिट्रल वॉल। एंड हो जाता है, रुकिए, मिट्रल वॉल हो गया। और फिर होता है ट्रांसपिड वॉल, क्या कहेंगे, मिट्रल वॉल हो गया। फिर होता है रुको रुको, TRICUS, ट्रांसपिड वॉल। एक हो गया मिट्रल वॉल, एक सेकेंड हो गया ट्रांसपिड वॉल, ठीक है, ये 2 वॉल है। एंड हमारा थर्ड हो जाता है एरोटिक वॉल, एरोटिक वॉल, क्या हो जाता है, एरोटिक वॉल। एंड फोर्थ नंबर का जो हमारा हो जाता है पल्मोनरी वॉल, क्या हो जाता है, पल्मोनरी वॉल, क्या हो जाता है, पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल हो जाता है, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, 4 वॉल हो गए, मिट्रल वॉल, ट्राइक स्पीड वॉल, फिर है ऑर्टिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल। जब इन दोनों की वॉल्स के बंद होता है, जब ये दोनों वॉल्स बंद होते हैं, तब हमें लव की साउंड आती है। तब क्या आता है, लव की साउंड होती है। मतलब कि मिट्रल वॉल और ट्राई स्पीड वॉल के बंद होने पर किस टाइप की आवाज आती है, तो लव साउंड होता है। क्या साउंड आता है, लव का साउंड आता है। एंड एरोटिक और पल्मोनरी वॉल जो है, इसके बंद होने पे काय का साउंड होता है, तो डब, काय का डब, ठीक है, क्लियर है। हमारे हार्ट में कितने मतलब वॉल्स होते हैं, तो 4 वॉल्स होते हैं। कौन कौन से होता है, मिट्रल वॉल और ट्रांसपिड वॉल, ठीक है, एंड एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्स, ठीक है। जब ये 2 वॉल्स है, मिट्रल एंड ट्रांसपिड वॉल, ये दोनों वॉल के बंद होने पे कैसी आवाज आती है, तो जब ये दोनों वॉल्स बंद होते हैं तो लव साउंड होता है। एंड आर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्स के बंद होने पर क्या होता है, डब साउंड होता है। क्या होता है, डब साउंड होता है, ठीक है, क्लियर है। तो जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हृदय की ध्वनि है किसके द्वारा उत्पादित होती है, तो अभी हमने बताया, तो इससे ही हमें समझ में आ जाता है कि किसके द्वारा होती है, हृदय कपाटों के बंद होने के कारण। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ए, ड्यू द क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल। हार्ट वॉल्स के बंद होने पे क्या होता है, इसकी जो है आवाज आती है। कैसी साउंड होती है, लब डब का साउंड होता है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इसे हम पहले पढ़ लेते हैं, जो कि 7th नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, यानी कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक रक्त को ले जाती है।
यानी कि कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक के रक्त को ले जाती है, जिसके ऑप्शन है पल्मोनरी वेंट्स मतलब कि फुफ्फुस सिरा, एंड बी है पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी, एंड थर्ड है सरप्राइजर वेंस यानी ऊर्ध्व महाशिरा, एंड लास्ट है ओट्रा मतलब कि महाधमनी। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी इसके कमेंट्स करते जाइए। देखिए इसमें जो थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं पॉइंट्स को। जो पल्मोनरी वेंस होता है, पल्मोनरी जो वेंस होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, ले जाने का काम करती है। ठीक है, पल्मोनरी वेंस जो है जितने भी ब्लड्स को ले जाएगी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ही ले जाने का काम करती है। एंड जो पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी आर्टरी जो हो गया ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है। क्या करती है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का कार्य करती है, मतलब कि ऑक्सीजन रहित, इसके अंदर जितना भी ब्लड बहेगा वो कैसा रहेगा, ऑक्सीजन रहित रहेगा, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। फिर एक थर्ड क्वेश्चन आता है सुपीरियर वेंस। इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है कि हमारे बॉडी से ब्लड को हृदय तक ले जाती है। क्या करती है, हमारी बॉडी से ब्लड को हृदय तक ले जाती है। और फिर आता है ओट्रा। क्या आता है, ओट्रा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महाधमनी, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, महाधमनी। उसका काम क्या है, तो ये क्या करती है कि हृदय से ब्लड को पूरी बॉडी तक ले जाती है। क्या करती है, हृदय से ब्लड को पूरी बॉडी तक ले जाने का काम करती है। कौन करती है, तो महाधमनी, जिसे हम ओट्रा भी कहते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सी रक्त वाहिका है जो फेफड़ों से हृदय तक रक्त को ले जाती है, तो इसका आंसर जो होता है फुफ्फुस सिरा यानी पल्मोनरी वेंस। क्या हो जाता है, फुफ्फुस सिरा यानी पल्मोनरी वेंस। जो पल्मोनरी वेंस होती है वही है जो फेफड़ों से हृदय तक के रक्त का परिवहन करती है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, एन इसेंशियल मिनरल इन नेचुरल ट्रांसमिशन यानी तंत्रिकी संचरण में आवश्यक खनिज क्या होता है। तो बताइए आखिरी में तंत्रिकी संचरण में आवश्यक खनिज क्या होगा, जिसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है फास्फोरस, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है सोडियम, एंड डी है आयरन। तो चलिए कमेंट्स कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसको कमेंट्स कीजिए आप, क्या इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है तंत्रिकी संचरण को एक और नाम से जाना जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिन्हें कहते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, तंत्रिकी संचरण को क्या नाम से जानते हैं, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है, एक और नाम इसको क्या कहेंगे, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम जो होता है ना, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं दूसरे न्यूरॉन्स को या अदर सेल्स
जैसे कि अदर कोशिका, जैसे कि मांसपेशियां या ग्रंथि, मांसपेशियां और ग्रंथि जिसे कहेंगे मसल्स एंड ग्लैंड्स को रासायनिक संकेत पहुंचाने का काम करती है। क्या करती है? रासायनिक संकेतों को पहुंचाने का काम करती है। कौन करती है? तंत्रिकीय संचरण के द्वारा होता है। ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है? तंत्रिकीय संचरण के द्वारा होता है। ठीक है जी। और हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिकीय संचरण में आवश्यक खनिज जो होता है वो क्या होता है, मतलब इस प्रोसेस में जो आवश्यक मिनरल्स है वो कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट्स तो कीजिए आपने, पहले कमेंट्स तो देखो मैं आपका कि आपने किया क्या है। चलिए मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोडियम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बताइए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सब क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अब नॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड, मतलब कि कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि को क्या कहेंगे। मतलब कि हमारी जो सेल्स है उसमें असामान्य यदि वृद्धि होने लग जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। ये तो पता नहीं कि जब हमारी सेल्स जो होती है उसमें असामान्य वृद्धि हो जाता है तो क्या होता है? कैंसर कॉज हो सकता है। क्या हो सकता है? कैंसर कॉज हो सकता है। क्या होता है ना कि हमारी बॉडी एक, मतलब कि एक बैलेंस होता है, अगर इस बैलेंस में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है। ठीक है, हमारे ऑप्शन क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें पहला है हाइपरप्लेसिया, सेकेंड है हाइपोप्लेसिया, एंड थर्ड है मेटाप्लेसिया, एंड लास्ट है डिस्प्लेसिया। तो बताइए जल्दी से आंसर कीजिए कि कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि जो हो रही है उसे हम क्या कहेंगे। तो चलिए इसको आंसर करते जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो चलिए कमेंट्स करते जाइए। देखिए हम इसको थोड़ा सा ऑप्शंस को भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये डिस्प्लेसिया जो होता है, डिस्प्लेसिया जो होता है हमारी बॉडी में जो टिश्यूज या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है? असामान्यतः वृद्धि होने लगती है। जब हमारे टिश्यू एंड ऑर्गन्स में असामान्य वृद्धि होने लग जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसिया कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसिया कहेंगे। एंड मेटाप्लेसिया किसे कहेंगे? तो मेटाप्लेसिया जो है, जो इसमें क्या होता है मेटाप्लेसिया में, एक परिपक्व कोशिका, मतलब कि एक मैच्योर सेल दूसरे मैच्योर सेल का स्थान ले लेता है। ये कब होता है? जब कहे कि हमारी बॉडी में कहीं घाव हो जाए, हमारी चोट लग जाए या जल जाए, तब यह प्रोसेस होती है। तो उसमें क्या होता है? एक मैच्योर सेल दूसरे मैच्योर सेल की जगह ले लेता है जो कि उस कोशिका का भाग, मतलब उस ऑर्गन्स का भाग नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटाप्लेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाप्लेसिया कहते हैं। ठीक है, अब आता है हाइपोप्लेसिया। फिर किसे कहेंगे, है ना? फिर आता है कि हाइपोप्लेसिया हम किसे कहेंगे। तो हाइपोप्लेसिया जो है, जब किसी अंग या टिश्यू पूर्णतः विकसित नहीं होता है, मतलब कि इसका प्रॉपर तरीके से यदि ग्रोथ ना हो किसी ऑर्गन्स या टिश्यू के, मतलब टिश्यू का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से यदि ना हो तो हम इसको क्या कहेंगे? हाइपोप्लेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोप्लेसिया कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट नंबर का जो हो जाता है हाइपरप्लेसिया, इसमें क्या होता है? कोशिकाओं का असामान्य वृद्धि जो है, कोशिकाओं का असामान्य वृद्धि जो है वो किसके कारण होता है? तो हाइपरप्लेसिया के कारण होता है।
तो इसका जो कि हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि हमारी कोशिकाओं का जो है वृद्धि किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, हाइपोप्लेशिया के द्वारा ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हमने साथ में सारे ऑप्शन को भी क्लियर किया है, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को जो मैं बोल रही हूँ या लिख रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाइए, ताकि वो आपको आगे अगले क्वेश्चंस को करने में हेल्प होगी। और ऊपर से जो हम जो कह रहे हैं ना, तो यही सब, इसमें से आपको पता है ये सभी 4 क्वेश्चन बन गए। टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से एक क्लियर हो गया और बाकी सबको अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्लियर है, सब क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम इसे पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्ट अस अ फेगोसाइटिक सेल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक भक्षक कोशिका के रूप में कार्य करती है। अरे भाई, ये भक्षक कोशिका भी है हमारी बॉडी में, तो उसका काम क्या होता है वो हम देखेंगे। पहला क्या है, मोनोसाइट, सेकंड है थ्रोम्बोसाइट, एंड थर्ड है मैक्रोफेज, एंड लास्ट है आरबीसी। क्या है लास्ट, आरबीसी। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट्स कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं, हम ऑप्शन को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये जो मोनोसाइट है वो क्या है। ठीक है, मोनोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी का एक सेल होता है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का एक सेल होता है, जो डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा सेल है। एक आपका क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है, जहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी जो है उसमें सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है। ये क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मोनोसाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, मोनोसाइट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, किसका होता है मोनोसाइट, तो मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का ही एक सेल होता है। और और इसका एक और पॉइंट क्या बन जाता है कि डब्ल्यूबीसी जो है उसमें सबसे बड़ी जो सेल होती है वो कौन सी सेल होती है, तो मोनोसाइट होती है। कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। ठीक है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है थ्रोम्बोसाइट, क्या कह रहा है, थ्रोम्बोसाइट, तो वो क्या है। थ्रोम्बोसाइट को हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ए प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको प्लेटलेट्स भी कहेंगे थ्रोम्बोसाइट को। इसका कार्य क्या होता है, इसका काम होता है कि यदि हम चोट लग जाए तो हमारे ब्लड का क्लोटिंग बनाने में हेल्प करते हैं। क्या करता है, हमारे ब्लड का जो है थक्का जमाने में हमारे ब्लड की हेल्प करती है। कौन करता है, थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम प्लेटलेट्स कहेंगे। ठीक है, अब आता है मैक्रोफेज। ये क्या है, ये जो मैक्रोफेज है, एक ये भी मैक्रोफेज क्या होती है, ये भी एक डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल का ही एक सेल होता है, जो कि भक्षक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, जो कि एक भक्षक कोशिका कहलाती है। इसका काम क्या होता है ना, कि हमारी बॉडी में यदि कहीं से घूमते फिरते बैक्टीरिया और वायरस जो है हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में इंटर कर गया, तो बैक्टीरिया या वायरस जो है यदि हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तो क्या होगा, हमें डिसीज हो जाएंगे, इन्फेक्शन कोज करेंगे। तो उसमें ये जो होता है मैक्रोफेज, उन बैक्टीरिया और वायरस को खा जाता है। क्या करता है, उन बैक्टीरिया और वायरस का भक्षण कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का ही एक सेल होता है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का ही एक सेल होता है। एंड आरबीसी, अरे आरबीसी तो आप जानते ही है ना, रेड ब्लड सेल है ना, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। डब्ल्यूबीसी में क्या हो गया, व्हाइट ब्लड सेल, और आरबीसी क्या हो गया, रेड ब्लड सेल। इसके बारे में अगर जाने
तो आरबीसी जो है एक यूकैरियोटिक सेल होती है। क्या होती है? एक तरह की यूकैरियोटिक सेल होती है। बट यूकैरियोटिक सेल होते हुए भी इसके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। यह यूकैरियोटिक के लिए एक कह सकते हैं कि अपवाद है। यूकैरियोटिक सेल का क्या है? एक अपवाद है। और आरबीसी में कहें कि आरबीसी का ब्लड का मतलब ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों होता है? क्यों होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने के कारण। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने के कारण हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर क्या हो जाता है? रेड होता है। ठीक है। और एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी कितना होना चाहिए? तो 1.5, क्या कहेंगे? 1.5 से लेके 5.5 आरबीसी माइक्रोमीटर क्यू होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है जो एक भक्षक कोशिका के रूप में कार्य करती है, जिसका मैंने अभी आपको आंसर बता दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा मैक्रोफेज। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मैक्रोफेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्रोफेज हो जाएगा। क्लियर है? सारे ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 11वें नंबर का, और वो क्या कह रहा है ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है जो क्या कहना चाह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीमोइड बोन्स। सीमोइड बोन्स जो होती है, अस्थि जो होती है, उसका उदाहरण क्या है? पहला है पटेला, सेकंड है पसलिया, थर्ड है कार्पस एंड डी है स्टर्नम। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट्स कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना, वो पटेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटेला। क्या हो जाएगा? पटेला हो जाएगा। ठीक है। और अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने जाना था कि पटेला कहाँ प्रेजेंट होता है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें देखिए हम पीछे देख लेते हैं कि कहाँ हमने ये क्वेश्चन किया है। ये देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन हमने अभी किया था, जिसमें पटेला का पोजीशन है वो हमने देखा था। कहाँ होता है ये? फीमर, ट्रिबिया एंड फेबुला को जो जोड़ने का काम करता है, जो बोन्स जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पटेला कहेंगे। क्या कहेंगे? पटेला कहेंगे। जो कि वहां पे भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि पटेला कहाँ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कहाँ होता है? तो ये फेबुला, फीमर एंड टिबिया को जोड़ता है, उसे हम पटेला कहते हैं। ठीक है। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे सीसेमोइड बोन्स का ही एक उदाहरण है। पटेला क्या होता है? एक सीसेमोइड बोन्स का ही एक उदाहरण होता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का क्या कह रहा है। क्या कह रहा है ये? इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्यूलर स्केलेटन। मतलब एक प्रोटीन है जो कि कोशिकीय कंकाल के निर्माण में सम्मिलित होता है। वो कौन होता है? जिसके ऑप्शन है एल्बुमिन, बी है फाइब्रोनेक्टिन एंड सी है एक्टिन एंड डी है फाइब्रिन। तो चलिए आप इसका आंसर कीजिए कि क्या हो जाता है इसका आंसर। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए इसके बारे में, क्या हो जाएगा ये इसका आंसर।
देखिए हम इसकी ऑप्शन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये एल्बुलिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। एल्बुलिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है जो कहाँ पे बनता है? तो लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? एल्बुलिन है जो वो एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है जो कि लीवर में बनता है। एंड सेकेंड हो जाता है फाइब्रोनेक्टिन। ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन हो जाता है और इसका काम क्या होता है ना कि ये क्षतिग्रस्त जो जगह होते हैं, जैसे कि हमें यदि घाव हो जाए तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और इसका एक और काम होता है ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। क्या करता है? ये हमारी कोशिकाओं की ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। कौन करता है? फाइब्रोनेक्टिन करता है। ठीक है, जो कि एक प्रकार का वो प्रोटीन ही होता है। फिर आता है एक्टिन। एक्टिन क्या होता है? ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है जो कोशिकीय कंकाल के निर्माण में सहायता करता है। क्या करता है? ये भी एक टाइप का प्रोटीन ही होता है जो कोशिकीय कंकाल के निर्माण में हेल्पफुल होता है। एंड लास्ट होता है फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता है? ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है जो कि ब्लड का थक्का बनने में हेल्प करता है। क्या करता है? जो ब्लड होता है उसकी क्लोटिंग बनने में हेल्पफुल होता है। कौन हेल्पफुल होता है? तो फाइब्रिन होता है। कौन होता है? फाइब्रिन होता है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक प्रोटीन है जो कि कोशिकीय कंकाल के निर्माण में सम्मिलित होता है, और अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया कि कौन होता है? तो एक्टिन होता है। कौन होता है? एक्टिन प्रोटीन होता है। क्लियर है यहाँ तक? हमें देखिए इसके बारे में भी सबके बारे में एक्सप्लेन किया, तो ये सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन साथ में करते जाइए। ठीक है, यदि कोई डाउट है बताइए। डाउट है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अगर नहीं है कोई डाउट तो चलिए। क्लियर है? ऑल क्लियर? देन आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है अब हम देखते हैं, जो कि 13 नंबर का है। क्या कह रहा है? ह्यूमरल जॉइंट को इस नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमरल जॉइंट्स जो है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, या नी जॉइंट, या एल्बो जॉइंट। ये सभी क्या है? ये सभी जॉइंट्स है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए कि ह्यूमरल जॉइंट्स को हम और किस नाम से जानेंगे। चलिए जल्दी जल्दी इसको आंसर दीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए आंसर दीजिए, कहाँ है ये? किस और नाम से जानेंगे? चलिए हम देखते हैं इसके ऑप्शन को। ये हिप जॉइंट जो होता है ना वो हमारे नीचे पैर की तरफ होता है। कहाँ होता है? हमारे नीचे पैर की तरफ होता है, जिसमें चलने दौड़ने में हमारी हेल्पफुल होता है ये जॉइंट्स। ठीक है, वो क्या होती है? हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, यहाँ की जॉइंट, शोल्डर के पास की जो जॉइंट हुई उसको हम क्या बोलेंगे? शोल्डर जॉइंट। एंड नी जॉइंट जो है वो घुटने के पास की जो जॉइंट्स होती है, जो घुटने के पास की जो जॉइंट होती है उसे हम नी जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नी जॉइंट कहते हैं। ठीक है, एंड एल्बो जॉइंट जो होता है, यह एल्बो जॉइंट, ये हमारी कोहनी के पास की जोड़ को कहते हैं। ये हमारा कोहनी हुआ ना, इसके पास की जो जॉइंट हुई उसको हम क्या कहते हैं? एल्बो जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बो जॉइंट कहते हैं। जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लोनो ह्यूमरल जॉइंट किसे कहेंगे, तो शोल्डर जॉइंट को ही ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ग्लोनो ह्यूमरल जॉइंट। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, वो क्या कह रहा है इसको हम पढ़ लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज फॉर्मेट ऑफ। स्पाइनल कॉर्ड जो है काय की बनी होती है।
पहला ऑप्शन है न्यूरॉन से, सेकंड है कॉर्डिएक्स मसल से, एंड थर्ड है स्मूथ मसल से यानी कि कोमल पेशी से, या लास्ट है स्ट्रेट मसल से मतलब रेखी पेशी से। तो चलिए इसका कमेंट्स कीजिए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर जल्दी जल्दी से। स्पाइनल कॉर्ड जो है किसकी बनी होती है, तो चलिए इसे कमेंट्स कीजिए। तो इसका आंसर जो है हो जाता है न्यूरॉन से। कैसे हो जाता है? न्यूरॉन से। स्पाइनल कॉर्ड कैसे बनती है? न्यूरॉन से बनती है। ठीक है, न्यूरॉन्स को बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सेल। क्या कहेंगे? बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सेल। ठीक है, क्लियर है? न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सेल होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मस्तिष्क और शरीर में, हमारे मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों तक जानकारी पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है? हमारे मस्तिष्क और हमारे अन्य जो अंग है वहां तक के जानकारी पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो न्यूरॉन्स करते। कौन करते हैं? न्यूरॉन्स करते हैं। ठीक है, क्लियर है? कौन करेंगे? तो न्यूरॉन्स करेंगे। और इसको क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल। सॉरी, नर्वस सेल नहीं, नर्वस सिस्टम ही है। क्या हो जाएगा? नर्वस सिस्टम, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नी इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स। जो घुटना है निम्नलिखित जोड़ों में से किसका उदाहरण होता है? जिसके ऑप्शन है सैंडल जॉइंट्स, सेकंड है पिवट जॉइंट, एंड सी है बॉल व सॉकेट जॉइंट, एंड लास्ट है हिंज जॉइंट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाता है, पिवट जॉइंट हो जाता है, बॉल सॉकेट हो जाएगा, हिंज जॉइंट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट्स करती करिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। बताइए। मिनट, देखिए इसका ऑप्शन जो कह रहा है सैंडल जॉइंट, पहला ऑप्शन क्या है? सैंडल जॉइंट। जो सैंडल जॉइंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सैंडल जैसे हो रहा है तो हिल्स हो गया, तो हिल्स हमारे कहाँ होते हैं? नीचे पैरों के पास जो होते हैं ना हिल्स, या अंगूठे के पास ये जो उभरी हुई है इसको कहेंगे हिल्स। तो इसको क्या कहेंगे? हिल्स जॉइंट कह लेंगे। पीवट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पीवट जॉइंट हमारे गर्दन के पास होता है, जिसकी वजह से हम अपने ये गर्दन को मूव कर पा रहे हैं ना, ऐसा देन ऐसा। तो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? पीवट जॉइंट की हेल्प से कर रहे हैं। किसकी हेल्प से कर रहे हैं? पीवट जॉइंट की हेल्प से कर रहे हैं। एंड बॉल और सॉकेट जॉइंट जो होता है ये यहाँ पे है, बॉल एंड सॉकेट, जिसकी हेल्प से हम अपने हाथों को पूरी तरह से घुमा पा रहे हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड आता है हिंज जॉइंट, ये जो होता है हमारे घुटनों को जोड़ता है। क्या होता है? घुटने को जोड़ने की जो जॉइंट्स है उसको हम हिंज जॉइंट्स कहते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा है। हमारा क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि घुटना का जो निम्नलिखित जोड़ों में से किसका उदाहरण है, तो हिंज जॉइंट से इसका उदाहरण हो जाता है। ठीक है, क्लियर है कि ये सभी जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट है? ये भी क्लियर है।
बताइए सब क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे तो ये हमारा जो क्वेश्चन है यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे एंड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो सभी को आप याद कीजिए या उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि वो आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। जब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।